नमस्कार। शुद्ध राजनीतिक युद्ध को समझने और समझाने वाले शो सत्ता के साथ मैं राहुल सिन्हा फिर आपके सामने हाजिर हूं। आज सत्ता में बात संगठन की। किसी भी मजबूत सत्ता की नींव उसका संगठन क्यों और कैसे होता है, ये बात आज हम आपको तथ्यों और आंकड़ों के जरिए समझाएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि त्रिपुरा की सत्ता को उखाड़ने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मिशन बंगाल कब, कैसे और कहां से शुरू हुआ। ये सत्ता की वो इनसाइड स्टोरी है जिसे हर राजनीतिक पार्टी को न सिर्फ देखना चाहिए बल्कि उससे सबक और सीख भी लेनी चाहिए। तो हम सत्ता शो की शुरुआत करें उससे पहले हमारा आज का सवाल ध्यान से सुनिए। आज का सवाल है, क्या आरएसएस देश को कंट्रोल कर रहा है? सवाल एक बार फिर से जान लीजिए, क्या आरएसएस देश को कंट्रोल कर रहा है? आपको सवाल का जवाब TV9 भारतवर्ष के ट्विटर हैंडल @TV9 भारतवर्ष पर जाकर देना है। आप अपनी राय भी दे सकते हैं। आपकी राय और पोल का नतीजा हम शो के अंत में दिखाएंगे और आप अपने सवाल का जवाब हां, नहीं और कह नहीं सकते, इन 3 ऑप्शंस में आप अपने जवाब को दे सकते हैं। तो सत्ता शो की शुरुआत करते हैं 2011 के बंगाल इलेक्शन से। 2011 के बंगाल चुनाव में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था, यानी 10 साल पहले बंगाल में बीजेपी महत्वहीन थी। 5 साल बाद 2016 में बंगाल चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 3 सीट मिली, लेकिन वही बीजेपी 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी की सबसे बड़ी चैलेंजर। इसकी बड़ी वजह 2019 का लोकसभा इलेक्शन है। सवाल है, 10 साल के भीतर बंगाल की जमीन से आसमान तक कैसे पहुंच गई बीजेपी? इस सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में। दो 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जब पश्चिम बंगाल में 18 लोकसभा सीटें जीती तो इसे चमत्कार जैसा माना गया, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और आरएसएस के प्रचारकों की कड़ी मेहनत और बड़ी प्लानिंग थी। साल 2018 में त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने आरएसएस की ताकत का अंदाजा करा दिया था। त्रिपुरा में 25 साल पुरानी लेफ्ट की सरकार को आरएसएस के एक प्रचारक के नेतृत्व में बीजेपी ने उखाड़ फेंका था। आरएसएस के प्रचारक रहे सुनील देवधर को बीजेपी ने 2014 में त्रिपुरा का प्रभार सौंपा था। महज 4 साल में त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार बन गई। त्रिपुरा के साथ ही आरएसएस की नजर पश्चिम बंगाल पर थी। लेफ्ट सरकार ने पश्चिम बंगाल में आरएसएस को दबाने के लिए कड़ी नीति अपनाई थी। जमीन पर आरएसएस के प्रचारक और स्वयंसेवक मजबूती से काम कर रहे थे। इसी बीच 2017 में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने पश्चिम बंगाल के हालात पर प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव में जिहादी हिंसा, आरएसएस के स्कूलों को निशाना बनाने, छठी की किताबों से राम शब्द को हटाने जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए। इस प्रस्ताव के जरिए ममता सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की गई। ममता सरकार ने आरएसएस के प्रस्ताव को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन बीजेपी ने इस प्लान को आगे बढ़ाते हुए अप्रैल 2017 में जमीन पर पैर मजबूत करने शुरू कर दिए। जमीन पर लोगों को एकजुट करने के साथ ही प्लान के तहत बीजेपी ने ममता सरकार की तथाकथित धर्मनिरपेक्ष नीतियों का विरोध किया। बीजेपी ने स्कूली किताबों से राम का नाम हटाने पर सवाल उठाए। ये चंद वाक्य हैं जो बताते हैं कि कैसे आरएसएस ने बीजेपी के लिए जमीन तैयार की और उसी जमीन पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 18 सीटें जीती। अब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में टीएमसी को टक्कर दे रहा लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन प्रचार में अब तक कहीं नहीं दिख रहा है, जबकि बीजेपी बंगाल में टीएमसी को कांटे की टक्कर दे रही है। तो बैटल ऑफ बंगाल में ममता बनर्जी की सीधी लड़ाई बीजेपी से है। दीदी के वोट बैंक में बीजेपी ने सेंधमारी कर टीएमसी को बड़ी चुनौती दी है। सवाल है, जिस बंगाल के सियासी अखाड़े में आर पार की लड़ाई टीएमसी और लेफ्ट के बीच होती थी, जिस बंगाल में बीजेपी अरसों से अपनी राजनीतिक अस्तित्व को तलाश रही थी,
अचानक क्या हुआ कि आज बीजेपी 10 सालों से बंगाल की सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी बन गई है। और आइए इसको समझाते हैं कि किस तरीके से इस पूरे के पूरे समीकरण बदले हैं। समीकरण बदलने की बहुत सारी वजह हैं और इसे संघ ने ग्राउंड पर जाकर के तैयार किया है। पश्चिम बंगाल में 3,342 ग्राम पंचायत हैं। देखिए, जो बेसिक तौर पर जब आप सियासत करते हैं तो पंचायतें बहुत अहम भूमिका निभाती है, जिसमें 1600 ग्राम पंचायत में आरएसएस की यूनिट है। सोचिए किस तरीके से आधे से ज्यादा यूनिट्स पर आरएसएस ने अपने लोगों को पहुंचाया। सभी ग्राम पंचायत में शाखा खोलने की आरएसएस की तरफ से तैयारी कर ली गई है। और इसके अलावा बंगाल में 341 कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक हैं। हर ब्लॉक में आरएसएस के लोग रहे मौजूद, इसकी भी कोशिश आरएसएस की तरफ से की गई। तो ये पूरा एक एक्शन प्लान तैयार किया गया आरएसएस की तरफ से, संघ की तरफ से, कि कैसे पूरे के पूरे जो जमीनी स्तर पर जो बेसिक जगह हैं वहां पर आरएसएस को मजबूत किया जाए, जिसका फायदा आगे चल करके बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी, इससे आगे भी बंगाल फतेह करने के लिए बीजेपी ने जमीन पर प्लान तैयार किया। पार्टी ने बंगाल को 5 भागों में विभाजित किया। अब इसे भी आप समझ लीजिए किस तरीके से विभाजित किया। बंगाल को 5 सेक्टर में बांटा गया, ये बीजेपी का प्लान था। और इन 5 सेक्टर्स को बांटने के बाद में इसकी जिम्मेदारी इन 4 लोगों को दी गई, दुष्यंत गौतम को, हरीश द्विवेदी को, विनोद तावड़े, विनोद सोनकर। ये 4 लोग इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी संभाल लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको उन 5 क्षेत्रों के बारे में भी बता देते हैं किस तरीके से वो पूरे के पूरे 5 सेक्टर्स में बांटा गया था। ये उत्तरी बंगाल, राडबंग, नवद्वीप, मेदिनीपुर, कोलकाता, ये 5 सेक्टर्स में थे जिसको बांटा गया। उसके बाद बीजेपी ने अपने 5 केंद्रीय पदाधिकारियों को पहले से ही इन 5 जोनों में काम करने के लिए लगा दिया। और नाम आपके सामने है किस तरीके से दुष्यंत गौतम है, हरीश द्विवेदी हैं, विनोद तावड़े हैं और उसके अलावा विनोद सोनकर हैं। ये बीजेपी में अलग अलग पदों पर तैनात हैं और काफ़ी लंबे वक्त से इस वक्त ये बंगाल में मौजूद रहकर बीजेपी के लिए एक बेस तैयार कर रहे हैं। लेकिन बंगाल में बीजेपी की ज़मीनी तैयारी क्या है, इसकी जानकारी भी अब हम आपको देते हैं। बीजेपी ने हर लोकसभा क्षेत्र में, देखिए प्लान सिर्फ इतना नहीं है, प्लान अलग अलग तरीके से तैयार किया गया। अब कैसे तैयार किया गया, उसमें बीजेपी ने एक ऑब्जर्वर, एक संयोजक, एक केंद्रीय पदाधिकारी, एक केंद्रीय मंत्री, एक संगठन महामंत्री, एक राज्य स्तर पदाधिकारी और एक स्थानीय नेता, ये पूरी की पूरी एक टीम तैयार की एक लोकसभा क्षेत्र के लिए। एक लोकसभा क्षेत्र में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोगों की ये पूरी की पूरी टीम तैयार की गई। लेकिन आरएसएस से बीजेपी में आए 7 नेताओं को माइक्रो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी गई। विधानसभा, इसमें खास तौर से अगर हम बात करेंगे इन विधानसभा क्षेत्रों को लेकर के, तो शिव प्रकाश है, संघ के क्षेत्रीय प्रचारक रह चुके हैं और इन विधानसभा चुनाव में उनका रोल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बंगाल की 4 साल पहले उन्हें जिम्मेदारी दी गई, तब से बूथ से लेकर कमेटी तक जमीन पर बीजेपी को मजबूत करने की जिम्मेदारी उनकी लगातार रही है। उसके बाद सुनील देवधर हैं, त्रिपुरा में 3 दशक की लेफ्ट को हटाकर बीजेपी को जीत दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उसके बाद आंध्र प्रदेश की उनको जिम्मेदारी भी दी गई। फिलहाल बंगाल में इस वक्त बीजेपी के चुनाव को पूरी तरीके से मैनेज करने का काम कर रहे हैं। सुनील बंसल उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की जीत में उनकी बड़ी भूमिका मानी जाती है। राजस्थान के रहने वाले सुनील बंसल लगभग 7 साल पहले संघ से बीजेपी में आए। भीखूभाई दलसानिया संघ के प्रचारक रहे और गुजरात बीजेपी के संगठन मंत्री हैं। पिछले गुजरात विधानसभा चुनाव में उनकी अहम भूमिका थी। रविंद्र राजू हरियाणा के संगठन महामंत्री, पवन राणा ये हिमाचल के संगठन मंत्री हैं, रत्नाकर बिहार में सह संगठन मंत्री हैं। इन सब लोगों को माइक्रो मैनेजमेंट का काम दिया गया। माइक्रो मैनेजमेंट क्या होता है? हर मंडल, जिला, बूथ को एक तरीके से कनेक्ट करना, लोकल कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर आना, उनके साथ बैठक करना, उनके फीडबैक लेना और जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करना। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने 10 दिन पहले ही 7 केंद्रीय मंत्रियों के अलावा 2 मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और आर.के. सिंह समेत 22 सांसदों को पहले चरण के मतदान के लिए भी लगा दिया है। तो आपने सुना होगा कि पौधा लगाने के बाद उसमें खाद पानी दिया जाता है, उसकी देखभाल कर उसे बड़ा किया जाता है, फिर इसी पौधे में फल लगते हैं। आरएसएस के काम करने का तरीका यही है। संघ की मेहनत ने बंगाल में रातों रात चमत्कार नहीं किया। आरएसएस ने 2011 के बाद बंगाल में मौजूदगी दर्ज कराने का सिलसिला शुरू किया। फिर संघ के आधार पर 2017 से सियासी तैयारी शुरू हुई, जिसका ट्रेलर 2019 का लोकसभा चुनाव है, जिसमें बीजेपी ने 18 सीटें जीती।
इस तरह संघ आगे की सोचता है, इसीलिए उसने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की जमीन तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कैसे, आपको बताते हैं। 20 मार्च को संघ में सर कार्यवाह का चुनाव होना है। आरएसएस में सर कार्यवाह नंबर 2 का पद होता है। 4 बार से भैयाजी जोशी संघ के सर कार्यवाह हैं। इसके अलावा संघ की कार्यकारिणी में कम से कम 10% बदलाव होगा। 3 से लेकर 5 तक नए सदस्य कार्यकारिणी में जुड़ेंगे। प्रतिनिधि सभा की बैठक में 450 लोगों को बुलाया गया है। ये बैठक इसलिए अहम है कि अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा संघ की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च इकाई है। मीटिंग, मंथन और संवाद से ग्राउंड तक पहुंचना, संगठन की मजबूती के लिए बेस तैयार करना, यही संघ की शक्ति है। यही आरएसएस के काम करने का तरीका है। सारे भारत में 5 बड़ी यात्राएं, कुछ 250-300 छोटी यात्राएं, जिसके अंदर गंगा जल और भारत माता का चित्र ऐसा निकला था। उस कार्यक्रम में 8 से 10 करोड़ लोग वो सारी यात्रा में सारे भारत में शामिल हुए थे। तो जहां कहीं कठिनाई देखी, वहां पर संघ खड़ा रहा, वहां की परिस्थिति के अनुसार वहां काम किया। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या संघ अभी से ही बीजेपी के लिए जमीन तैयार करने की कोशिशों में जुट गया है। संघ की बैठक में अगले 3 वर्ष की प्लानिंग होगी। पिछले 3 साल के संघ के टास्क का रिव्यू होगा। भविष्य में संगठन का विस्तार किन किन क्षेत्रों में किया जा सकता है, इस पर मंथन होगा। आप ऐसा काम करो कि हम आपके ऊपर समाज गर्व करे जहां आप रहते हो, हम गर्व करें कि हिंदू बाहर जाके कैसे काम करते हैं, और हम ऐसा काम आप यहाँ पर खड़ा करेंगे कि आपको लगेगा हमारा भारत के साथ में गहरा संबंध है, आपको गर्व हो कि आप भारतीय हैं। तो इस भाव से काम करते हैं और भारत की सही छवि प्रकट हो, भारत के सही तरीके से विचार पहुंचे, ये उनका काम है और वो करते हैं। संघ एक ऐसा संगठन है जो साल में 365 दिन एक्टिव रहता है। गांव और गलियों से आरएसएस बदलाव की बुनियाद रखता है। आरएसएस एक अदृश्य ताकत है। मोहल्ला, पार्क, कॉलोनी और भीड़ भाड़ में कौन आरएसएस से जुड़ा है, ये जानना बेहद मुश्किल है। लेकिन यही अदृश्य आरएसएस एक मशीनरी की तरह काम करती है, जिसका मुख्यालय नागपुर में है। और अगर हम इसकी पूरी की पूरी संरचना को देखें, किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, तो सबसे ऊपर सर संघ चालक होते हैं, संघ के मुखिया होते हैं। उनके नीचे सर कार्यवाह, उनके बाद सह सर कार्यवाह, उनके बाद अखिल भारतीय प्रमुख, क्षेत्रीय प्रचारक, प्रांत प्रचारक, सह प्रांत प्रचारक, महानगर कार्यवाह, महानगर सह कार्यवाह, नगर कार्यवाह और उसके बाद में शाखा प्रमुख। ये पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी का रिश्ता कितना गहरा है, आइए आपको बताते हैं। तो साल 1971 में आरएसएस के प्रचारक रहे वो। साल 1978 में वडोदरा विभाग प्रचारक रहे। साल 1980 में वडोदरा के संभाग प्रचारक रहे। साल 1981 में गांधीनगर विभाग प्रचारक रहे। बतौर प्रचारक प्रधानमंत्री मोदी कई राज्यों में रहे। वो अपने भाषणों में बार बार इस बात का जिक्र करते हैं। उन्होंने कई राज्यों के गांव शहरों में जमीन स्तर पर काम किया। प्रचारक रहने के कारण प्रधानमंत्री मोदी को जो लोगों के साथ कनेक्ट करने की क्षमता है, जबरदस्त है। इसीलिए वो जहां जाते हैं वहां की भाषा, वेशभूषा सबको अपनाते हैं। ये उनकी ताकत है जो उन्हें आरएसएस से विरासत में मिली है। तो एक तरफ बीजेपी बंगाल में चुनाव प्रबंधन में जुटी है, आरएसएस की तैयार जमीन पर केसरिया झंडा बुलंद हो रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि आरएसएस देश को कंट्रोल कर रहा है। आखिर राहुल गांधी आरएसएस के कामकाज पर सवाल क्यों उठा रहे हैं, ये जानेंगे। लेकिन पहले राहुल गांधी का ये बयान सुनिए। एक शक्ति नागपुर में जो पैदा हुई, वो पूरे हिंदुस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। क्यों कर रही है? कोई प्यार नहीं है, वो हिंदुस्तान का जो धन है वो चाहते हैं। RSS began the attack through their schools. So much like the radical Islamists use their madrasas in Pakistan, much like that the RSS uses its schools to push a particular worldview. The organization that controls India today is a fascist, male chauvinist organization. Women are not even allowed into the RSS. There is a full-scale assault on secularism in this country. And the RSS and the BJP are
leading that association. तो सत्ता के लिए बंद दरवाजों के भीतर बेमेल शादियां भी होती हैं, लेकिन बंद दरवाजों के बाहर सियासत का खेल भी अलग होता है। इतिहास बताता है कि सत्ता और संघ के रिश्ते 36 के रहे हैं। आइए जानते हैं आखिर कब कब सरकार ने संघ पर प्रतिबंध लगाया। जी हां, संघ पर प्रतिबंध भी लग चुके हैं और प्रतिबंध किस वजह से लगे और कब लगे ये भी समझिए। 4 फरवरी 1948 को पहली बार लगा बैन, और ये बैन जो संघ पर लगा था वो 18 महीने तक रहा था। लेकिन इसके बाद भी दूसरी बार बैन लगाया गया 1975 में। 1977 में जनता पार्टी ने यह बैन हटाया था, और तीसरी बार जो बैन लगा था वो 1992 में लगा था, जब 6 महीने के बाद इस बैन को हटाया गया था। तो ये 3 बार बैन लग चुके हैं अब तक। लेकिन इस सब के बावजूद अगर तस्वीर देखें तो आरएसएस ने धीरे धीरे अपने आप को मजबूत करने की कोशिशें लगातार की हैं। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद संघ का लगातार विस्तार होता रहा। ये उस दौर में भी हुआ जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। आज देश भर में संघ की रोजाना 57,411 शाखाएं लगती हैं। हर हफ्ते 18,923 मीटिंग होती हैं। 2010 के बाद आरएसएस की 19,584 शाखाएं बढ़ी हैं। 2014 से 2016 के बीच 90 से 95,000 लोगों ने आरएसएस से जुड़ने की अर्जी दी है। 50 देशों में संघ मौजूद है। तो आरएसएस से जुड़े संगठन भारतीय मजदूर संघ, कई संगठन है। अगर आप देखेंगे आरएसएस ने अपनी शाखाएं अलग अलग तरीके से बढ़ाई हैं। भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, विश्व हिंदू परिषद, इसके अलावा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वनवासी कल्याण आश्रम, बहुत सारे इस तरीके के संगठन हैं जो संघ के साथ जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय सेवा भारती, स्वदेशी जागरण मंच, सरस्वती शिशु मंदिर समेत तमाम ऐसे कई संगठन हैं जो कि इस वक्त वहां पर काम कर रहे हैं। और इसके अलावा राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी तैयार किया गया है, क्योंकि संघ पर बार बार इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं कि संघ कहीं ना कहीं सिर्फ हिंदुओं की तरफ ध्यान देता है, मुस्लिमों की बात नहीं करता। और इसी वजह से ये कोशिश की गई है संघ की तरफ से राष्ट्रीय मुस्लिम मंच को स्थापित करके कि वहां भी अपनी हकीकत को बताया जा सके। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन है? अब हम ये सवाल जो अचानक आपके सामने ले आए वो इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि आज TV9 भारतवर्ष ने एक ओपिनियन पोल किया था, और इस ओपिनियन पोल में बंगाल के चुनाव को लेकर के हमने कुछ सवाल जनता के सामने रखे। जो पहला सवाल था उसके नतीजे बताते हैं कि ममता बनर्जी 51.8% लोगों की पहली पसंद है। दिलीप घोष दूसरे नंबर पर है 24.2%। तीसरे नंबर पर शुभेंदु अधिकारी हैं जो 5.2% लोगों को पसंद है, और चौथे नंबर पर सौरभ गांगुली हैं 7.9%। हालांकि सौरभ गांगुली कहीं है नहीं अभी। मिथुन चक्रवर्ती 4.6% लोग उनको पसंद करते हैं। अधीर रंजन चौधरी को भी 2.2% लोग पसंद करते हैं, और बाकी अन्य 4.1% है। हालांकि अधीर रंजन चौधरी भी कहाँ है ये अभी बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन TV9 भारतवर्ष पोल स्टेट का ये सर्वे है। अगला सवाल एक फिर बता देते हैं, नंदीग्राम में अभी कौन जीत रहा है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और इस सवाल का जवाब जो ओपिनियन पोल के जरिए मिला है उसमें ममता बनर्जी को 50% लोगों ने कहा है कि वो जीत रही है। शुभेंदु अधिकारी को 40.7% लोगों ने बोला है कि वो जीत सकते हैं। मीनाक्षी मुखर्जी के समर्थन में 9.3% लोग रहे। तो ये वो आंकड़े हैं। सबसे महत्वपूर्ण नंदीग्राम का ही चुनाव है, और इस चुनाव में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। हमने आज आपसे एक और सवाल भी किया था, ये हमारे शो से जुड़ा था कि क्या आरएसएस देश को कंट्रोल कर रहा है? इसमें 24% लोगों ने ये बात कहा है कि हाँ वो कर रहा है, लेकिन 73% लोग बोल रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है, और 3% लोगों ने अपना जवाब ये दिया कि उनको इस बारे में जानकारी नहीं है, पता नहीं। तो सत्ता में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।